नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि 2024 के सियासी मुकाबले के लिए बिसात बिछ चुकी है। बिहार में भी चुनावी बयार की रफ्तार तेज पकड़ने लगी है। शनिवार को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बाद रविवार को पटना में तेजस्वी यादव की महारैली हुई। गांधी मैदान में इस रैली में राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता शामिल हुए। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। जहां तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा है समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पटना के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए। पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। बिहार जैसा राज्य एक से एक यहाँ पर वीर, एक से एक सुरमा यहाँ पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में न जाने कितना बार
देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ और यहीं से देश भर में संदेश गया। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं और आज कल यही होने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 15 विद्यार्थियों को टैबलेट और 10 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन अपने हाथों से प्रदान किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 26 माध्यमिक विद्यालयों में 17 करोड़ 35 लाख रुपए के प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों और 141 माध्यमिक विद्यालयों में 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 330 प्रीमियम स्मार्ट क्लासरूम का शिलान्यास भी किया। साथ ही इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को उन्होंने स्मार्ट क्लास का प्रमाण पत्र भी सौंपा। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है वह चुनौती होती है जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें। वर्चुअली 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, भारत सक्षम होगा, समर्थ होगा और भारत का कोई दुश्मन भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। जो आंखें दिखाएगा तो उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक लगभग 8 घंटे तक चली। इस बैठक के कई मंत्रालयों के अपने भविष्य के एजेंडे पर प्रेजेंटेशन दिया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी सरकार की 10 साल की सफलताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को विशेष रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रविवार को हुई बैठक को अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। सूत्रों के अनुसार हर्षवर्धन ने यह फैसला चांदनी चौक लोकसभा सीट से इस बार टिकट न मिलने के कारण लिया है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चांदनी चौक सीट से इस बार प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, जिसके चलते धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम का स्लोगन डाला, जिसके बाद जिले की राजनीति गर्मा गई। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनावी मैदान में ठोक सकते हैं ताल। आपको बताते कि लोकसभा चुनाव की जो है अब बिगुल बज चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जैसे ही जारी की तो वैसे ही धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक जो है स्लोगन जो है पोस्ट किया, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। वही जो है धनंजय सिंह की इस पोस्ट के बाद जो है सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट से जो है कृपाशंकर सिंह को मैदान पर उतारा है, तो वही धनंजय सिंह जो है अपना एक पोस्ट जैसे जारी करते हैं वैसे जो है सियासी गलियारों में जो है तरह तरह की चर्चाएं होने जा रही है। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या निर्दल ताल ठोक सकते हैं। हालांकि धनंजय सिंह जो है जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जौनपुर सीट पर कमल खिलाने में असफल रही, लेकिन 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो धनंजय सिंह जौनपुर सीट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। आपको बता दें कि मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव के सामने भाजपा से गौरव नंद ने आवेदन किया है, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बनती है तो जीत दर्ज कराऊंगा। आपको बता दें कि गौरव ने बीएसपी छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थामा। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार चल रही है और ऐसा नहीं होगा। अगर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मैनपुरी से बनाती है तो पूरा दमखम से मैनपुरी सीट जीत कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मॉल की छत ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मॉल के वॉकिंग कॉमन एरिया में ग्रिल गिरने से मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी और नागलोई को जोड़ने के लिए बन रहा फ्लाईओवर लोगों के लिए एक बड़ा समस्या बना हुआ है।
इस कारण से फ्लाईओवर आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम अब यह हो गया है कि यहाँ के दुकानदार लंबे समय से आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके इस फ्लाईओवर का कामकाज अभी तक पूरा नहीं हो सका। तो वहीं बीजेपी ने अपने पहले लिस्ट में रामपुर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, जिसमें एक बार फिर लोकसभा चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद घनश्याम सिंह लोधी रामपुर पहुंचे। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलाने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां 24 फरवरी को 2 साल के बच्चों को 2 बाइक सवारों ने खेलते समय अपहरण कर लिया था। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ के दौरान बच्चे को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर जांच में जुट गई है। मामला महानगर के थाना फील खाना की बताई जा रही है। पिछले शनिवार 24 फरवरी को शाम के समय थाना फीलखाना क्षेत्र में फूलबाग चौकी अंतर्गत एक 2 साल के बच्चे का अपहरण एक बाइक पर सवार 2 लड़कों ने किया था। इसके संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस ने इस मुकदमा दर्ज किया और तुरंत ही क्राइम ब्रांच और ईस्ट जोन की टीम इस पे काम करने लगी। चूंकि इस पूरी घटना में मात्र ये दिखाई पड़ रहा था कि 2 लोग आए और एक मोटरसाइकिल पर बच्चे को ले गए हैं। पहले जैसा कि होता है कि हम फिरौती को अपहरण को लेकर के हमने इसमें देखा कि परिवार जो है बहुत गरीब था और फिरौती देने के उसमें नहीं था, तो फिरौती के कारण से घटना नहीं हो सकती। फिर हमने और एंगल से वर्क किया कि क्या ये बच्चे कोई किसी दुश्मनी की वजह से बच्चे का अपहरण किया गया है। साथ ही फिर हम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनको देखना शुरू किया। पूरे शहर में लगभग सैकड़ों कैमरे दोनों टीमों के द्वारा देखे गए। उसी क्रम में कल ये एक अच्छा प्रयास हुआ जिसमें एक कैमरे में हमें गाड़ी के बारे में जानकारी हुई कि ये गाड़ी सुपर स्प्लेंडर है, उसका नंबर दिखाई दिया। नंबर के आधार पे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे किसके नाम पर रजिस्टर है उसमें कौन सा नंबर है, इसकी जानकारी हुई। तो जब उनके पते पर पुलिस की टीम कल रात में पहुंची तो जो अपहरणकर्ता थे रज्जन और पंकज गुप्ता, उन्होंने पुलिस की टीम पे फायर किया और पुलिस की टीम ने जवाबी फायर में उनके ऊपर फायर किया जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। उन लोगों का इलाज अभी हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बारिश के बीच थाने के खुले कंपाउंड में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा जमीन पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पुलिस विधायक के परिवार के सदस्यों को पकड़कर थाने लाई थी, जिससे नाराज होकर भारी बारिश के बीच विधायक जी धरने पर बैठ गए। खबर कन्नौज से है, जहां बीजेपी ने कन्नौज लोकसभा सीट से फिर सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया है। वहीं टिकट घोषणा के बाद सांसद सुब्रत पाठक ने महादेव का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक के नाम के ऐलान के साथ बीजेपी की चुनाव की तैयारी पर जोर है। अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर में बिजली बिल जमा करने को लेकर परिवार के लोगों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मारपीट में गर्भवती महिलाओं सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई। घायल महिला और पीड़ित व्यक्ति ने थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। स्थानीय पुलिस ने घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अगली खबर बिजनौर से है, जहां ट्रक ने शिव भक्त कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें 2 दर्जन कांवड़िए घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जिसमें से आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के माननगर के पास का बताया जा रहा है।
मंत्रालय से जनपद मुरादाबाद भगतपुर के कांवड़िए हरिद्वार के लिए जा रहे थे। पीछे से एक टैंकर ने टक्कर मार दी है, जिससे ट्राली पलट गई थी। 7 लोग घायल है, इसमें 7 को रेफर कर दिया गया। बाकी लोगों को साधारण चोट है, इनका उपचार किया जा रहा है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में चलती कार आग का गोला बन गई, जहां युवक ने कार को खेत में कुदाकर जान बचाई। तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। अगली खबर जालौन से है, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की बेटी की सारे रीति रिवाजों के साथ शादी कराई। वहीं अधिकारियों ने झांसी जनपद से आई बारातियों के स्वागत से लेकर गृहस्थी के सारे सामान की उच्च व्यवस्था की। पुलिस ने उरुई के जानकी पैलेस मैरिज हॉल में शादी कराई। बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ है सामान में, और सब लोगों ने मदद भी की है। सीओ सर ने, कप्तान सर ने, बाकी सब लोगों ने मदद की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पत्नी की घरेलू विवाद में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर में 3 दिन तक पत्नी का शव रखकर आरोपी पति काम पर भी गया। 3 दिन बाद पड़ोसियों को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में शव मिला, तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला मसूरी थाना क्षेत्र की अंबेडकर नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।